नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मुदनवाल आप सभी का सरप्राइज लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पहले लेक्चर को देखा होगा और जैसे बताया गया था कि आपको किस वे में नोट्स प्रिपेयर करना है, आई होप आप कर भी रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। मैंने आपको 3 बुक्स बताए थे। पहला NCERT, दूसरी जो बुक है अपनी बालाजी, दूसरी बुक है अपनी बालाजी और तीसरी मैंने आपको बताई थी नवीन पब्लिकेशन की, आप यूज कर सकते हैं। तो इस बुक का यूज़ सिर्फ आप सिलेबस को देखने के लिए करेंगे और इन दोनों बुक से आप प्रॉपर वे में नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो जैसा कि कल मैंने लेक्चर के लास्ट पोर्शन में आपको बताया था कि अगली जो अपना टॉपिक होगा उसका नाम है कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप कहते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? चलिए आइए देखिए इसके बारे में। हमने यहाँ पे 2 आवेश लिया, एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों आवेश धनात्मक हैं और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। हमने क्या लिया? 2 आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। अब यहाँ से हम एक बात निकाल के चलते हैं। मैंने कहा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, मतलब F21, मतलब 2 पर 1 के कारण Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? वेक्टर F21 बराबर कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की तरफ देखें तो हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो 1 से 2 की तरफ जाने के लिए हमारा यूनिट वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर R1 2, क्योंकि हम 1 से 2 पर जा रहे हैं और जो बल लग रहा है वो F21 मेरा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर अपना कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर 1 2, इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है? देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है F21 का, फिर से देखिए कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, मतलब वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यूनिट वेक्टर R12। ओके, तो इसी के कारण आवेश जो हमारा Q2 है वो Q1 पर भी बल लगाएगा। तो इस कारण इस पर जो बल लगेगा उसका मान हो जाएगा, 1 पर लग रहा है तो वेक्टर F12, लेकिन हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर जो अपना काम करेगा उसका नाम होगा यूनिट वेक्टर R21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² यूनिट वेक्टर 1 2 1। यहाँ पर 2 1 लिखने का कारण ये है क्योंकि हम 2 से 1 की तरफ चल रहे हैं, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर R21।
ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में एक बात पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर के बारे में कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जो अपना होता है, अगर जैसे मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश जो हमारा आर है वो किसके बराबर होता था? वेक्टर आर अपॉन आर के बराबर होता था। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों समीकरण में पुट करें, इन समीकरण में रखें, तो आने वाला समीकरण हमारा कैसा दिखेगा? आइए देखिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R12, इक्वेशन नंबर 3। देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा इस तरीके से दिखेगा। और कैसे दिख रहा है? मैंने इसके स्थान पे वेक्टर, यूनिट वेक्टर R12 के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? वेक्टर R12 अपॉन R। यहाँ पर R एक और R मल्टीप्लाई होगा। देखिए R स्क्वायर से R क्यूब हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि ए वाला R जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस समीकरण को देखें सेकंड वाला, तो कैसे दिखेगा? वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R21। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 4। एम आई राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे एक बात यहाँ पर पूछूं कि आप मुझे बताइए कि यूनिट वेक्टर R12 और R21 का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो अपोजिट है। आप देखिए इनकी दिशाएं जो हैं, एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है। दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। हम कह सकते हैं कि दोनों विपरीत हैं। बोथ द यूनिट वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इट मीन्स इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब निकलता है, इसलिए वेक्टर R12 इज इक्वल, विपरीत है, बराबर भी है और विपरीत है, तो माइनस ऑफ वेक्टर R21। इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 5 से हमें यह पता लगा कि दोनों जो हमारे स्थितिज या कह सकते हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, वो बराबर हैं किंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा F21 और F12 जो है वो बराबर और विपरीत दिशाओं में लग रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि समीकरण 3, 4 व 5 के आधार पे हम यह चीज़ कह सकते हैं कि वेक्टर F21 बराबर F12 लेकिन विपरीत साइन के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया अपने प्रक्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत होती है। मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल टू इट्स रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कूलाम्ब का बल है, जो कूलाम्ब का बल है, वो भी कहीं ना कहीं न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करती है। वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात हमें लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, अतः इससे स्पष्ट होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि
कूलॉम का बल या कूलॉम्स बल हम लिखें, कूलॉम्स फोर्स न्यूटन के न्यूटन्स थर्ड लॉ का, न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करती है, पालन करती है। ओके, ये बात यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई। और ये वाला जो डेरिवेशन है आपके पेपर्स में बहुत बार आए हुए हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट सेक्शन में रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब तो ये आपका टॉपिक है तो एंड अप हो चुका। अब आगे हम बढ़ते हैं सतत आवेश वितरण की तरफ। सतत आवेश वितरण अपना अगला टॉपिक होगा, जिसको हम हिंदी में, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और हम इसमें 3 तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, 3 तरीके से हम लेकर के चलेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। इन इंग्लिश continuous charge distribution, continuous charge distribution। देखिए, इस टॉपिक के रेफरेंस में हमें 3 प्रकार के कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सतत आवेश वितरण हमें पढ़ना है। वो 3 कौन कौन से हैं, जिसमें हम पहला देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। अगला अपना टॉपिक है पृष्ठीय आवेश वितरण। और थर्ड जो लास्ट है अपना आयतन आवेश वितरण। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो सतत आवेश वितरण है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और थर्ड वन इज आयतन आवेश वितरण। तो चलिए हम पहले रेखीय आवेश वितरण के बारे में जानते हैं। तो आपकी जो अगली हेडिंग होगी उसका नाम है रेखीय आवेश वितरण। देखिए, रेखीय आवेश वितरण को हम इंग्लिश में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है? रेखीय। एक लीनियर में कह सकते हैं 1 डायमेंशन में, एक बीमी में इस पर आवेश का हमने वितरण करा दिया, इस पर चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। और इस पूरे लाइन की लंबाई अगर L है तो छोटे पार्ट की लंबाई बहुत हमने माइन्यूट पार्ट लिया, उसकी लंबाई हो जाएगी DL हो जाएगी।
एक छोटा सा हमने पार्ट लिया जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। अगर मैं पूछूं कि इस dl पर आवेश अगर टोटल q है, अगर मैंने कहा इस पूरे l लंबाई पर जो आवेश का वितरण है दैट इज q है, q आवेश है, तो इस छोटे पार्ट पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि dq हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो कहते हैं कि dq अनुक्रमानुपाती dl होता है। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उसके स्थान पे कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो उस रेफरेंस में हम यहाँ पर बराबर का साइन लाएंगे और एक नियतांक रखेंगे जो कि हमारा लैम्डा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dq जो है बराबर लैम्डा dl के होता है। तो मैं पूछूं लैम्डा कितना है, आप कहेंगे dq अपॉन dl। ए लैम्डा क्या है, यही है लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या हिंदी में कहें रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। लैम्डा क्या है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व। ओके, अगर मैं आपसे इसका यूनिट पूछूं तो क्या बोलेंगे, आपको पता है कि क्यू का मात्रक कितना होता है, कूलाम होता है। एल क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक कितना होगा, मीटर होगा। तो इसका मात्रक अगर हम आपसे कहें यूनिट कितना हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरी बात को। ओके, अगला जो अपना टॉपिक है ये तो रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय या हम कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है पृष्ठीय, देखिए रेखीय में आपने पढ़ा कि हम एक डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 1D में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे, जिसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, आइए जानते हैं। देखिए हमने एक सरफेस ले लिया, सरफेस का डायमेंशन क्या होगा, बीमा का होगी। आप कहेंगे सर ये 2D का है, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, 2D सरफेस है, इसलिए हमने इसको कहा कि क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश। एक पृष्ठ हमने लिया, सरफेस लिया है, इसकी एरिया कितनी है पूरे की, A है। मैं इसके छोटे से पार्ट की एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे dA हो गई, छोटा सा पार्ट हमने ले लिया, इसकी एरिया कितनी होगी, dA। इस पूरे पर आवेश जो है हमने यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। मैंने कहा पूरे सरफेस पर जो चार्ज का अमाउंट है, जो आवेश की मात्रा है कितनी है, आप कहेंगे क्यों है। मैंने कहा छोटे से पार्ट पर कितनी होगी आवेश की मात्रा यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि डी क्यों है। तो अभी भी मैंने बताया कि डी क्यू अनुक्रमानुपाती डी ए होगा, डी क्यू अनुक्रमानुपाती डी ए होगा। पता है आपको
कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लेकर के आते हैं जो कि सिग्मा है। मैं पूछूं सिग्मा बराबर कितना है, आप कहेंगे dq/dA, और यही सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। मैं पूछूं सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें इसको आप लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तब कितना होगा, चलिए देखते हैं, निकालते हैं क्या होगा। क्यों क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा कूलम। ए क्या है, एरिया है, एरिया की मात्रा मीटर स्क्वायर। मैं अगर आपसे कहूं कि सिग्मा जो है हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी मात्रा कितनी होगी, यूनिट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा यूनिट। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए लास्ट वन जो हमारा है जिसका नाम है आयतन आवेश वितरण। आपने रेखीय आवेश वितरण पढ़ लिया, पृष्ठीय आवेश वितरण भी आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयतन आवेश वितरण। ओके, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक। आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है, यहीं से निकलता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आयतन की बात करें तो इसका डायमेंशन कितना होगा, 3 होगा, मतलब 3D है। 3D का मतलब 3 विमीय आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी इसमें होती है। तो एक 3D फिगर हम ले लेते हैं। ये अपन का क्यूब है, इसका आयतन मैंने पूरे का V मान लिया, इस पर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मैंने इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इस पूरे पर जो चार्ज है वो मेरा Q है। तो अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लूँ, एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया जिसका आयतन क्या हो जाएगा, dV। अगर इस पूरे पर आवेश Q है, स्मॉल q चलिए ले लेते हैं, तो इस छोटे से पार्ट पर जो आवेश का वितरण होगा वो कितना होगा, dQ होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि dQ अनुक्रमानुपाती dV है। और जैसा कि आपने अब तक देखा कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बराबर का साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट का आगमन होता है। ठीक इसी तरीके से
बराबर का साइन हमने लेकर के आया, एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम रो कहते हैं, रो, यही रो है आपका सरफेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी dV है। तो व्हाट अबाउट रो, रो आप कहेंगे रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। ओके, तो वो रो क्या है, तो रो के बारे में हम लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ओके, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तब अभी भी मैंने बताया क्यों, क्यों क्या है, आवेश है, आवेश है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। V क्या है, आयतन है, आयतन है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों से मिला के इसकी यूनिट बताइए तो यूनिट कितना होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम प्रति मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा, आपने देखा कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन किया। चार्ज के बाद हमने देखा कि चार्जों के बीच में फोर्स जो लगता है कूलाम्बिक बल, उसके बारे में, और वेक्टर फॉर्म के बारे में, और अब जा कर के हमने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आवेश का वितरण जो करते हो किस तरीके से होता है। चैप्टर का नाम जो मैंने आपको लिखाया था उसका नाम था वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया, अब बारी है कि हम क्षेत्र के बारे में पढ़ें। तो अगला जो अपना टॉपिक होगा उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, कैसे होता है कैसे नहीं, इसके बारे में अच्छे से देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हेडिंग अपना लगा लीजिए आप लोग। हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। ओके, चलिए समझते हैं इस बात को। अच्छा, इसको समझने के पहले दो पॉइंट हम और समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम जब इसको समझाएंगे तो समझाते वक्त मैं आपको दो प्रकार के आवेशों का नाम लूँगा। एक का नाम होगा पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश, और दूसरा बोलूँगा टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या, फिर देखते हैं ये चीज़ कैसे आगे बढ़ाते हैं उसको। चलिए, एक पॉइंट मैंने बोला पॉइंट चार्ज, जैसे यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, प्लस क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज हो वो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकालती है। अगर पॉजिटिव है तो बाहर निकालेगी, नेगेटिव है तो अंदर आएगी फील्ड लाइंस। इस बात को आप समझिए। तो जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ का, चलो मैंने पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ये आपकी फील्ड लाइन है, वैद्युत क्षेत्र है।
ठीक है। इस फील्ड में एक आवेश आता है, इस फील्ड में जो आवेश आ रहा है वो हमारा Q0 है, और इस Q0 को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब है टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज कहेंगे। ओके। और जो हमारा Q है, Q क्या है हमारा? बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहेंगे। ओके। अब देखिए चीज समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि जो चार्ज आपका बिल्कुल फिक्स है, जो मोशन में नहीं है, मतलब बिल्कुल एक फिक्स पोजीशन पर रखा गया है, वो चार्ज मेरा कैसा चार्ज कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे बिंदु आवेश। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज पॉइंट चार्ज। इंग्लिश में इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे और हिंदी में बिंदु आवेश। और इस फील्ड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो आवेश आगमन कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, इसको हम Q0 से दर्शा रहे हैं, और हम इसको हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज टेस्टिंग चार्ज। ये दो बात आपको समझ में आ गई है। अब डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से आएगी। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन का हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। आइए इस बात को समझते हैं। देखिए कैसे समझना है। कहते हैं कि अगर, ध्यान से बातों को समझिएगा, आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने दोनों आवेश हैं। ए वाला आवेश आपका बिंदु आवेश है, और इधर का जो Q0 आगमन कर रहा है, इस आवेश को बोलेंगे परीक्षण आवेश। ओके। अब कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए कहते हैं कि अगर किसी बिंदु आवेश, ध्यान से देखिए, किसी बिंदु आवेश कि चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, वो बल कैसा है? मतलब कूलाम्बिक बल का अनुभव करे, तो ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चीज़ों को फिर से समझिए। मैंने क्या कहा कि अगर किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश कूलाम्बिक बल का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ओके। इस बात को स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश कूलाम्ब बल का या कूलाम्बी बल का अनुभव करती है या अनुभव करता है, अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट आए डेफिनेशन में, आप देखोगे बिंदु आवेश भी है आपका, और एक साइड में यहाँ देखिए परीक्षण आवेश।
दोनों शब्द आपके डेफिनेशन में आ चुके हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश कूलाम्बी बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम इस क्षेत्र के कुछ गुण होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आपके पेपर से यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं बोर्ड में, तो बी केयरफुल, आप सब लोग हो जाओ और अच्छे से देखिए। बिल्कुल डेफिनेशन, कई बार तो डेफिनेशन ही पूछी गई है, तो आप इस डेफिनेशन को भी अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, आप इसको लिखिए। और देखो बोर्ड पेपर में मार्क्स लाना जस्ट लाइक अ आर्ट होता है, इस बात को बिल्कुल आप मान के चलिए। To get the marks in the board examination in any board, UP board, CBSE, ICSE, it just like an art, एक कला है, कला को सीखिए, आप भी सीखिए। अगर आप ड्रीम रखते हो कि फिजिक्स में या ओवरऑल आप 95+ का ड्रीम रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेटजिक पोजीशन बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या चीज़ें सीखना है, क्या नहीं सीखना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक कॉम्पिटिटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ड्रीमर हैं, आप सोच रहे हो कि यू हैव टू डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको ये बात ज़रूर जानना चाहिए कि क्या पढ़ना इससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। तो एलिमिनेट करना चीज़ों को सीखिए। ओके, आपको बीच बीच में हम मोटिवेट भी करते रहेंगे। तो पहले पढ़ाई कुछ कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने देख लिया ना। इसके बाद अगला जो अपन का टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र के गुण। ये जो क्षेत्र पढ़े इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग अपना लगा लीजिए सब लोग। अगली जो अपनी हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र के गुण। हेडिंग सब लोग नोट कर लें और ये सारी बातें आप लिखिए नोट्स में, एक भी चीज़ नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि हर पॉइंट से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी चीज़ को रीड करके हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ों को समझिए और इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर राइट डाउन करें। ओके, तो हेडिंग तो आप लोग लगा लीजिए। नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र के गुण। वैद्युत क्षेत्र के गुण, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं इस बात को। देखिए पहला गुण क्या, देखिए हम एक एक गुण को लिखेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रटने वाला काम नहीं होगा, आप चीज़ें समझे रहेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम तक लिख पाएंगे। देखिए हम चीज़ों को कॉपी पे लिखने से ज़्यादा हम इस बात में विश्वास करेंगे कि हमें दिमाग में चीज़ों को लिखना है, क्योंकि हम जब पेपर देने जाएंगे तो दिमाग लेकर के जाएंगे कि कॉपी लेके, तो कॉपी लेके तो नहीं जाना ना, तो दिमाग में आप चीज़ों को अच्छे से सेव करिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज़ें फिट रहेंगी, आप चीज़ों को एनालाइज किए रहेंगे, तो आप बोर्ड में अपने एग्ज़ामिनेशन में आप बेहतर कर पाएंगे। तो किसी चीज़ को जब पढ़ाया जाए आप कॉपी में लिखने से ज़्यादा इस बात पर विश्वास करिए कि हमें चीज़ों को दिमाग में सेव करना है। कॉपी में तो करिए ही, लेकिन आप एग्ज़ाम में आप जाएंगे, कॉपी नहीं जाएगी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो एक एक टॉपिक को, कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको 4-5 टॉपिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और हर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है समझिए। देखिए मैंने एक यहाँ पे, यहीं पे चलिए दिखते हैं, ये क्या है आपका, ये तो कोई धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश से जो फील्ड लाइन होती हैं, वैद्युत क्षेत्र होता है, वो बाहर की तरफ निकलता है। वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है किससे? प्लस क्यू से। हमेशा प्रत्येक धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलती है और यही मेरा पहला गुण है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे
वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है, ओके। अगला जो अपनी प्रॉपर्टी है कि अगर बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, अगर मिलती है तो चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऋणात्मक आवेश पे क्या हो जाएंगे, सारे चार्जेस आकर के यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से जो निकलेगा आके कहाँ मिलेगा, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक, तो यहाँ से हम एक अगला जो गुण है उसको लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, ओके। अब देखिए हम दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो वहाँ से तीसरा हमारा गुण निकलेगा। तीसरा गुण क्या कहता है, देखिए पहला गुण क्या कह रहा है कि जो आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। अब एक सिस्टम बना लें, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ लेके आ जाए, देखिए क्या होता है। देखिए थर्ड पॉइंट जो होगा हम इन दोनों का कंबाइन करके करेंगे, दोनों को मिला लेते हैं। एक आपका प्लस चार्ज हो गया, एक आपका माइनस चार्ज हो गया। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, माइनस चार्ज की तरफ। या ऐसा कर लें, यहाँ से फील्ड बाहर निकलेगा ऐसे, इस तरीके से। आप देख रहे हैं प्लस चार्ज से निकल रहा है और जाके कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। प्लस से फील्ड लाइन निकलेंगी माइनस की तरफ, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ, प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ। ओके, एक चीज देखिए यहाँ पे, आप इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो ये अगला जो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा यही है कि कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर कट कर देती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशा होगा जो कतई संभव नहीं है। Two electric field lines do not intersect to each other. If they intersect to each other, then at the point of the intersection there will be two directions. That is impossible. इस बात को समझिए। क्या बताया मैंने कि अगर कोई दो आवेश हैं और उनके बीच में फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं तो कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर कट करती हैं तो उन कटान बिंदु पर आपके दो डायरेक्शन होंगे जो कि कतई संभव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को काटती नहीं है, यदि एक दूसरे को काटती तो काटती तो कटान बिंदु पर दो दिशा होता जो संभव नहीं है, ओके। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है, अब हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं कैसे निकालना होता है। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अगला टॉपिक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ, या लिखिए आप इंटेंसिटी ऑफ मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दर्शाते किससे हैं? कैपिटल ई से। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म से लिखना है तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए समझते हैं, देखिए कैसे हमें डिफाइन करना है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और क्यू नॉट पर एक बल लगा रहा है, मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, और क्यू नॉट से इसके बीच की दूरी आर है, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना। तो मैं उस फोर्स को एफ मान ले रहा हूँ। उस फोर्स को मैं क्या मान ले रहा हूँ? एफ मान ले रहा हूँ। तो देखिए फिर से कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं। एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट पर बल लगाया है, वेक्टर एफ बल लगाया इस पर। तो इस प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से परिभाषित होती है। कैसे? देखिए, हम कहते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फिर से समझिए कैसे मैंने डिफाइन किया। देखिए मैंने क्या कहा कि एक आपके पास प्लस क्यू आवेश है,
एक चार्ज है, चार्ज कैसा है, पॉइंट है कि टेस्टिंग है, पॉइंट चार्ज है। एक ऐसा चार्ज है टेस्टिंग चार्ज है, बताया था ना, परीक्षण आवेश, बिंदु आवेश, तो ये बिंदु आवेश और ये परीक्षण आवेश है। ये एफ किसका है, एफ किसका है, एफ इसका है। फील्ड किसकी है, अरे जिसका एफ उसी का फील्ड। मैं पूछो ई किसका है, जिसका एफ है। ओके, जो चार्ज मतलब आप कह सकते हैं जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का ही आपका ई है, जो बिंदु आवेश है उसी का ई है और उसी का एफ है। तो मैं आपसे पूछूं कि एफ क्या है, सॉरी ई क्या है। ई अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, आर दूरी पर कोई क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज रखा गया है और क्यू इस पर बल लगा रहा है जो कि एफ है, और इस क्यू के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, तो ई हमारा एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। और यहीं से इसके सारे चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। अगर आप इसके फील्ड के मात्रक के बारे में अगर आप इसको देखना चाहें तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मात्रक के बारे में अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, एफ क्या बल है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन। क्यू क्या है, आवेश है, कूलाम होगा। तो ई का मात्रक क्या हो गया, मैं अगर आपसे पूछूं ई की यूनिट क्या होगा, ई की मात्रक कितना होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अगर मैं आपसे सीरीज पद्धति में पूछूं तब क्या बताएंगे आप, बताइए। सीरीज पद्धति में अगर आपसे बताऊं तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए न्यूटन का सीरीज पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है ना। हाँ, तो डाइन से इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप इसका सीजीएस पद्धति में अगर आप लिखना चाहें मात्रक, CGS पद्धति में इसका मात्रक लिखेंगे तो यह आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, डाइन। और क्यू नॉट क्या है, कूलाम है, तो सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम कहते हैं। ओके, तो एक चीज़ बताएं आप लोग को, जैसे हम लोग भी जब क्लास 12th में हुआ करते थे तो हमारे एक सर थे, तो क्या हुआ कि उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आप जो हो वो आपका दिमाग बिल्कुल न्यूटन जैसा है। थोड़ा सा कॉमेडी जैसा ही है, इसको थोड़ा सा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं उसमें साइंस छिपी हुई है। उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए ध्यान से सुनिए। तो हमारे जो फिज़िक्स के टीचर थे उन्होंने हम लोग से बताया कि क्लास में कि हम अपने वाइफ को न्यूटन कहते हैं। तो उनकी वाइफ बड़ी खुश होती हैं, अरे भाई न्यूटन तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुआ करते, तो हमारी तुलना वो न्यूटन से करते हैं। तो न्यूटन अच्छे साइंटिस्ट थे इसलिए उनकी तुलना नहीं करते थे। आपको एक पता होगा रिलेशन क्या पढ़े हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी की तुलना 1 न्यूटन से कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 10⁵5 डाइन के बराबर है। 10⁵5 डाइन का मतलब क्या होगा, 1,00,000 डाइन बराबर 1 न्यूटन। तो ऐसी कॉमेडी हुआ करती थी। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। ठीक है, ये तो जस्ट ऐसा कॉमेडी थी। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई, आपको ई तो समझ में आ गया होगा अच्छे से ना। तो आगे बढ़ें इस बात आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक टॉपिक और लेके चलेंगे, उसके बाद आपकी क्लास एंड अप होगी, फिर अगले के बारे में आपको बताएंगे। इसको अच्छे से आप शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अगला जो अपना टॉपिक है आज का उसको भी एंड अप करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अपना जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आइए समझते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मात्रक कितना होगा, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे कि कोई प्लस क्यू आवेश है, ओके, एक क्यू नॉट इसकी तरफ टेस्ट चार्ज है, आर दूरी पर स्थित है, तो कूलॉम का बल लगेगा, कितना लगेगा, एफ लगेगा। मैं पूछूं एफ का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि एफ का जो मान है वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, और आर दूरी है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अभी जस्ट इस लेक्चर के पहले मैंने आपको के बात बताया था कि ई जो है, ई तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अभी जस्ट आपको पिछले लेक्चर में, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया कि E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, एंड वी नो वेल नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो हम इन दोनों समीकरण का यूज करेंगे, मिलाएंगे, तो हम एक बात निकल के आती है, उसको देखिए। मैं अगर आपसे पूछूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, प्रथम एवं द्वितीय समीकरण से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि E बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ओके, आप देख रहे हैं यहां से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ, क्यू से क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, और यहां से हमें एक फॉर्मूला जनरेट होकर के मिलता है जिसको हम कहते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर स्क्वायर होता है। इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो बी केयरफुल। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों या आईसीएसई के हों या यूपी बोर्ड के हों, ये डेरिवेशन आपके मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आए हैं, तो आप इसको वेरी केयरफुली आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। आगे के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर्मूला। ओके, तो बी केयरफुल कैसे हमने किया, यहाँ पे एक जस्ट आप रिव्यू ले लीजिए। कैसे कि एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, एक टेस्टिंग चार्ज आपका क्यू नॉट है, प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर एक फोर्स एफ लग रहा है। फोर्स कितना है, एफ बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। दोनों समीकरण को हमने मिलाया तो E बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एफ आर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, और आपका फॉर्मूला निकल करके यहाँ से आ जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल के टॉपिक में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के टॉपिक में अपना जो टॉपिक होगा आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे, और वैद्युत द्विध्रुव पे विशेष बिंदुओं पर, जैसे आपके अक्षीय और निरक्षीय बिंदुओं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। उसके बाद आपको बल आघूर्ण बता देंगे डाइपोल में। उसके बाद एक चैप्टर आपका एंड अप की तरफ हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम को उनको भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद,
और पढ़ाई आप लोग करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।